हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसी सीरीज जो बहुत रिक्वेस्टेड है, बहुत बूम पर है, सबको जानना है कि क्या है ये चीज़ जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसीज। अब क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो एक वीडियो में कवर करना इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और अगर मैं एक वीडियो में उसको बना भी दूँ तो देन शायद वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डाउनलोड हो जाएगा। तो इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं। छोटी छोटी वीडियोस होंगी इस सीरीज के अंदर, जहां पे हम इन डिटेल इन डेप्थ डिस्कस करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्यों बना, जरूरत क्या थी कि क्रिप्टो करेंसी बनाने की। INR, USD, कैनेडियन डॉलर, इनसे भी तो काम चल रहा था। तो ये क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी बहुत सारे हैं। अब क्रिप्टो करेंसी अगर लेमन से पूछा जाए तो उनका एक ही जवाब होता है कि आपको क्रिप्टो करेंसी से क्या पता है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब बिटकॉइन नहीं। बिटकॉइन एक तरीके की क्रिप्टो करेंसी है, ऐसी हजारों क्रिप्टो करेंसीज हैं। बट बिफोर वी गो इनटू क्रिप्टो करेंसी और उसके पीछे का जो अंडरलाइंग यू कैन सी द कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड ब्लॉकचेन, विच इज एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट, वहां तक पहुंचने से पहले हम डिस्कस करेंगे जो इस वीडियो का टॉपिक है, विच इज हिस्ट्री ऑफ आवर ओन मनी। इस नोट की हिस्ट्री क्या है, अब क्यों इंपॉर्टेंट है इस नोट की या हमारी करेंसी की हिस्ट्री को जानना। इसका रीजन ये है बिकॉज कुछ ड्रॉबैक्स जरूर रहे होंगे इस करेंसी के अंदर, तभी जाके कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा फरिश्ता आया होगा जिसको लगा कि नहीं यार बहुत हो गया, अब एक क्रिप्टो करेंसी बनाई जाए, एक डिजिटल करेंसी बनाई जाए जिसमें जो ड्रॉबैक्स इस करेंसी के अंदर हैं वो उसमें ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब बात करते हैं कि सबसे पहले बिल्कुल शुरुआत में जब ये पैसे नोट कुछ नहीं होते थे तो हम कैसे ट्रांजैक्ट करते थे, कैसे चीज़ों को खरीदा जाता था। तो उस टाइम पे हम यूज़ करते थे बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम का मतलब, बार्टर सिस्टम के अंदर ये होता था कि अगर मेरे पास कोई कमोडिटी है और आपके पास कोई कमोडिटी है, तो अगर मुझे आपकी वाली कमोडिटी चाहिए और आपको मेरी वाली कमोडिटी चाहिए तो हम दोनों एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे अगर मेरे पास चीनी है और वो चीनी आपको चाहिए, और अगर आपके पास चावल है वो मुझे चाहिए, सो यस वी विल जस्ट एक्सचेंज चीनी टू चावल, तो हम दोनों एक्सचेंज कर लेंगे। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। सपोज मान के चलिए मेरे पास चीनी है जो आपको चाहिए, तो वो तो हो गया, पर अगर मुझे चावल चाहिए और आपके पास आटा है तो देन वो ट्रांजैक्शन वहां पे नहीं होती थी। तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम की। तो शुरुआत में नोट, गोल्ड, मेटल ऐसा कुछ नहीं था। शुरुआत में हम यूज करते थे बार्टर सिस्टम, जिसमें हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते थे और वैसे ही हमारी इकोनॉमी चलती थी। पर इसके कुछ ड्रॉबैक्स देखे गए और उसके बाद एक नई चीज बनाई गई जिसे हम कह सकते हैं मेटल्स, जैसे कि गोल्ड, आयरन, कॉपर, सिल्वर, इनके एक्सचेंज से सामान लिया जाता था। पर उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि सबसे पहली चीज, गोल्ड या सिल्वर की अगर बात करें तो ये बहुत रेयर एंड थोड़े से महंगे मेटल्स हैं, तो इनको अपने पास रखना, स्टोर करना और इनको लेके ट्रैवल करना कहीं पे भी और किसी को देने जाना है आपने, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था। सेकंड, अगर आयरन की बात करें तो आयरन को अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको किसी को देना है किसी सामान के अगेंस्ट, तो देन वो थोड़ा सा भारी भी होता था। तो ये भी प्रॉब्लम्स थी। थर्ड प्रॉब्लम ये थी कि अगर आपको एक किलो चावल लेना है या आपको 10 किलो चावल लेना है और आपके पास एक सोने का बिस्किट है, अब उस सोने के बिस्किट से हो सकता है 100 किलो चावल आ जाए, तो आप दुकान पे जाके उस सोने के बिस्किट को काटेंगे तो नहीं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी मेटल के पास कि मेटल में ट्रांजैक्ट नहीं किया जा सकता था। उसके बाद गवर्नमेंट एक नई चीज लाई, उन्होंने ये कहा कि हम कुछ नोट बनाएंगे और वो नोट हम पब्लिक को देंगे, पर वो पब्लिक को देने से पहले वो जितने का भी नोट होगा उसके सेम वैल्यू का गोल्ड या किसी भी तरीके का मेटल आपको हमारे रिजर्व में रखवाना होगा। मतलब अगर मैं बैंक हूं और अगर मैं आपको 500 रुपए दे रहा हूं, तो 500 रुपए के बदले में आपसे किसी एक तरीके का मेटल मैं आपसे ले लूंगा, तो वो मेटल मेरे पास मेरे रिजर्व में पड़ा रहेगा और उतने की ही मैं करेंसी छाप के आपको दे दूंगा, और वो हो सकती है मल्टीपल डिनोमिनेशन में हो, 10 रुपए में हो, 5 रुपए में हो, करके दे दूंगा। बट उस पैसे के अगेंस्ट उस सेम वैल्यू का मेरे पास या मेरे रिजर्व में, बीइंग अ बैंक, मेरे पास उतना पैसा मेरे रिजर्व में होना चाहिए। बट इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। अब कोई मान लीजिए फाइनेंशियल कैलामिटी आती है या जहां पे बहुत क्राइसिस आ जाती है, जहां पे गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे चाहिए, उस टाइम पे अगर कोई डेट है गवर्नमेंट के ऊपर जो गवर्नमेंट को उतारना है, तो इस टाइम पे गवर्नमेंट पैसे एक्स्ट्रा नहीं छाप सकती थी, बिकॉज जो कंस्ट्रेंट था कि पैसे गवर्नमेंट तब छाप सकती है और मार्केट में सर्कुलेट कर सकती है जब उसके पास जितना पैसा वो छाप रही है उसके अगेंस्ट में उतने का ही कोई एक प्रीशियस मेटल उसके रिजर्व में पड़ा हो। सो ये प्रॉब्लम को देखते हुए इस नोट के जो सिस्टम है, जो नोट सिस्टम है, जो करेंसी सिस्टम है, इसको थोड़ा एडवांस कर दिया गया। अब एडवांस में क्या कर दिया गया, एडवांस में कहा गया कि नहीं, अब हमको आपसे एक्सचेंज में कुछ नहीं चाहिए होगा, तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम अपनी मर्जी से जितना हमको जरूरत पड़ेगा उतना पैसा छापेंगे। इसे कहा जाता था फिएट मनी।
जो कि आज भी यूज होता है और इसी पे हमारी इकोनॉमी बेस्ड है। अब फिएट मनी में फिएट का मतलब क्या होता है? फिएट का मतलब होता है बाय ऑर्डर, बाय मर्जी। मतलब ये करेंसी का नोट बाय ऑर्डर या गवर्नमेंट की मर्जी से छापा गया है, आपसे पूछ के या आपसे उतने रुपए का मेटल एक्सचेंज करके ये पैसा नहीं छापा गया। सो आशा करता हूं दोस्तों ये 4 चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एक स्टेप फर्दर इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं कि जब ये फिएट मनी का सिस्टम आया, इसके बाद 2 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो आई फाइनेंशियल या इकोनॉमी के ऊपर। अब ये प्रॉब्लम्स क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि अगर गवर्नमेंट आपसे किसी भी नोट छापने से पहले किसी तरीके का अप्रूवल या किसी चीज की एक्सचेंज नहीं कर रही है, सो गवर्नमेंट इस पैसे की वैल्यू को, इस नोट के वैल्यू को पूरी तरीके से वैल्यू या डी वैल्यू कर सकता है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ये नोट है 500 रुपए का। अगर मैं इस नोट से कुछ 100 रुपए की चीज खरीद रहा हूं मार्केट में जाके, तो मुझे उस 100 रुपए की चीज का 5 गुना मिल जाएगा। बट कभी आपने ऐसा सोच के देखा है कि ऐसा क्या है इस नोट के अंदर कि दुकानदार भी ये मान लेता है कि ये 500 रुपए का नोट है और 100 रुपए की चीज को वो 5 गुना मुझे इस नोट के भरोसे दे देगा? उसका रीजन ये होता है बिकॉज इस नोट पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस नोट पे हिंदी और इंग्लिश में एक छोटी सी चीज लिखी होती है। सो आई विल रीड इट आउट टू यू। जो लिखा है, मैं धारक को 500 रुपए अदान करने का वचन देता हूं। आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 500 रुपीज। और नीचे लिखा हुआ है शशिकांता दास, गवर्नर। तो गवर्नर के साइन के भरोसे पे इस नोट की वैल्यू 500 रुपए है और यही ट्रस्ट है जिसपे हम ये मान के चलते हैं कि इस नोट के बदले हम किसी भी चीज 500 रुपए के गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। बट अगर गवर्नर के पास ये पावर है इस पेपर के टुकड़े को 500 रुपए घोषित करने का, तो गवर्नर के पास ये भी पावर है कि एक झटके में एक ऑर्डर पास करके इस पेपर के टुकड़े के 500 रुपए के वैल्यू को एकदम डी वैल्यू कर देना। और ऐसा ही कुछ हमने देखा था डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे। गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया और उस एक ऑर्डर के चलते कुछ 1000 रुपए के नोट और कुछ 500 रुपए के पुराने नोट बिल्कुल डी वैल्यू कर दिए गए रातों रात। सो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जब फिएट मनी होती है या गवर्नमेंट की मर्जी से पैसा छापा जाता है। सो गवर्नमेंट के हाथ में ही ये पावर रहती है कि उस पैसे को वैल्यू देना या उस पैसे को डी वैल्यू देना, वो उनके पूरे हाथ में हो जाता है। सेकेंड, अब बात करते हैं अगर ये गवर्नमेंट के पैसे से छापा जा रहा है, जो बड़े 2 प्रॉब्लम्स हैं। तो गवर्नमेंट अनलिमिटेड मनी प्रिंट कर सकती है बिना आपसे और मेरे पूछे। नाउ इसका प्रॉब्लम क्या है? अनलिमिटेड पैसा छपेगा तो अच्छी बात है यार, आपको घर बैठे पैसा मिलेगा, मुझे भी घर बैठे पैसा मिलेगा, बट ऐसा नहीं होता। बेसिक इकोनॉमिक्स ये कहती है कि अगर आपके गवर्नमेंट अननेसेसरीली पैसा छाप रही है जितना उनको जरूरत नहीं है, सो आपके देश में ये एक्स्ट्रा छपा हुआ पैसा महंगाई ले आएगी। इसका रीजन क्या है? बिकॉज जितना ज्यादा आप पैसा छापोगे उतना ज्यादा डी वैल्यू हो जाएगी ये करेंसी। तो दैट इज द रीजन अनलिमिटेड पैसा छापना, जस्ट बिकॉज ये गवर्नमेंट की मर्जी से हो रहा है। तो गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट अगर अनलिमिटेड पैसा छाप दे तो देन गवर्नमेंट ही या आरबीआई या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो हमारे देश में इन्फ्लेशन को बढ़ा सकती है। सो ये सबसे 2 बड़े प्रॉब्लम्स हैं। अब इन 2 बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज जो इंट्रोड्यूस हुई, जो आपने देखा होगा कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे एक सबसे बड़ी चीज इंट्रोड्यूस हुई जिसे हम कहते हैं डिजिटल वॉलेट्स, डिजिटल मनी। तो इससे ये हो गया कि अगर डिजिटली आपके पास पैसा है और अगर आप नोट यूज नहीं करते किसी ट्रांजैक्शन के लिए, आप पैसा अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्टली या तो उसके वॉलेट में या तो उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं थ्रू यूपीआई और थ्रू पेटीएम और थ्रू एनी डिजिटल वॉलेट, देन इस करेंसी की वैल्यू अगर कल को डी वैल्यू भी हो जाती है या इस नोट या इस पेपर के टुकड़े की वैल्यू अगर गवर्नमेंट 0 भी कर दे, तो देन स्टिल आपके अकाउंट में वो पैसा डिजिटली सेफ रहेगा। सो ये तो हुई कि जो कंट्रोल वाली बात थी, जो वैल्यू डी वैल्यू की बात थी, वो तो ये डिजिटल वॉलेट सॉल्व कर रहा था। बट अभी भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो ये डिजिटल वॉलेट सॉल्व नहीं करता, जैसे कि इन्फ्लेशन, अनलिमिटेड प्रिंटिंग ऑफ मनी। अगर अनलिमिटेड प्रिंट कर दिया जाए मनी, तो मनी की वैल्यू डिफ्लेट हो जाएगी या डी वैल्यू हो जाएगी। तो जो चीज आप 500 रुपए से खरीद रहे थे, बेशक वो डिजिटली हो या नोट देके हो, तो देन वो चीज आप नहीं खरीद पाओगे बिकॉज मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगा। सो ये प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं। प्रॉब्लम ये भी थी कि अगर जब आप पैसे को डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो डिपॉजिट तक ही आपके पास उस पैसे के ऊपर का पावर होता है। उसके बाद वंस यू डिपॉजिट द मनी इन द बैंक, देन वो सारा पावर उस पैसे को कंट्रोल करने का वो बैंक के पास ही चला जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे आपने रिसेंट टाइम्स में देखा होगा कि पैसे आप बेशक पीएनबी में दें या येस बैंक में डालें या एचडीएफसी में डालें,
बैंक में डिपॉजिट करने के बाद उस पैसे के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता। अब इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल ये दे सकता हूं मैं कि जैसा आपने रिसेंट पास्ट में देखा कि बैंक्स ने बहुत बड़े बड़े लोन दे दिए ऐसे बिजनेसेस को जहां से उनको उस पैसे की वापसी आने की कोई उम्मीद नहीं थी। यस बैंक की अगर बात करूं तो कुछ 40,000 करोड़ रुपए के लोन दे दिए गए ऐसे लोगों को जिनसे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो पैसा हमको वापस आएगा। नाउ द पॉइंट इज, ये पैसा तो था हमारे और आपके जैसे लोगों का। अब इस पैसे को तो वापस चुकाना ही था गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट जब आई यस बैंक को बचाने के लिए, अब ये 40,000 करोड़ रुपए अगर आपके और मेरे चले गए हैं, कहीं डूब गए हैं, तो ये पैसा आएगा कहां से? ये पैसा दो तरीकों से आ सकता है। या तो आएगा कि जो आपने और मैंने जो अपनी हार्ड अर्न्ड इनकम से जो टैक्स दिया है गवर्नमेंट को, वो टैक्स से थोड़ा बहुत हिस्सा गवर्नमेंट बैंक को दे और बोले कि नहीं भाई, जो भी आपने लुटवा दिया है वो आप अपने उसको दे दो, क्या कहते हैं, अपने इन्वेस्टर्स को, अपने डिपॉजिटर्स को दे दो। बट अगर ऐसा नहीं होता तो देन गवर्नमेंट वो पैसा लाएगी कहां से? देन गवर्नमेंट उस पैसे को एक्स्ट्रा प्रिंट करती है। और जहां हमने ये देखा था कि गवर्नमेंट अगर प्रिंट करती है पैसे को जहां पे उसकी जरूरत नहीं है, या जरूरत है, या अगर मान के चलिए उसके अगेंस्ट में कोई गुड्स नहीं है या कोई एक्सचेंज ऑफ ट्रेड नहीं हुआ है, देन एक्स्ट्रा प्रिंटिंग ऑफ मनी इन्फ्लेट करता है इन्फ्लेशन को, महंगाई को इन्फ्लेट करता है। और पैसा डिजिटली रखा हो या नोट में रखा हो, इन केसेस में बैंक्स के थ्रू मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाता है। सो ये अभी भी एक प्रॉब्लम है जो डिजिटल वॉलेट सॉल्व नहीं करता। अब इसके ऊपर बात करते हैं एक और बड़ी चीज की, जिसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड लेजर। कभी आपने ऐसा सोच के देखा है कि अगर मैं बात करूं, आपने कुछ पैसे मेरे को भेजे हैं या मैंने कुछ पैसे आपको भेजे हैं। अब पीएनबी में आपका अकाउंट है, मेरा अकाउंट एचडीएफसी में है। तो सपोज मान लीजिए आपने मुझे 500 रुपए भेजे हैं, तो क्या पीएनबी से कोई इंसान 500 रुपए लेके एचडीएफसी तक पैदल आता है और एचडीएफसी वाले को बोलता है कि मुझे अमर बैनर्जी के अकाउंट में 500 रुपए डालने हैं? क्या ऐसे होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। सो बेसिकली जब आप पैसा ट्रांसफर करते हैं या कोई भी एक्सचेंज होता है पैसे का, दैट इज बेसिकली जो चेंज होता है वो लेजर्स के अंदर होता है, और वो लेजर्स का जो कंप्लीट कंट्रोल है वो बैंक्स के पास है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने मेरे को 5 लाख रुपए देने थे, बट फॉर सम एग्जाम्पल, फॉर सम रीजन, जैसे ही आपने बैंक को भेजा, वैसे ये होता नहीं है, बट अगर हो तो क्या आप कुछ इसमें कर पाएंगे? जैसे आपने आपके ऐप से 5 लाख रुपए लिखे और सेंड पे क्लिक किया, पिन दबाया, सेंड कर दिया। अब आपके पास जो मैसेज आया वो ये आया कि आपने 4,90,000 रुपए ही भेजे हैं। बाय सम डिफॉल्ट कुछ ये डिफरेंस है वो बैंक कैप्चर नहीं कर पाया अपने लेजर में, और हो सकता है बैंक चाहता ही नहीं था करना। सो क्या आप इस लेजर को खुद जाके चेंज कर सकते हैं? आप क्या कर पाएंगे इसमें? क्योंकि ये गलती है एक सेंट्रलाइज्ड लेजर के अंदर। और सपोज मान के चलिए मेरे पास भी जो मैसेज आया वो यही आया कि 4,90,000 रुपए आए हैं। नाउ द पॉइंट इज, ये जो 10,000 रुपए का घपला है, ये जो 10,000 रुपए की मिसिंग वैल्यू है, ये गई कहां? अब लेजर्स के अंदर ये नहीं चढ़ा है, और लेजर्स है सेंट्रल कंट्रोल है लेजर के ऊपर। हमारे ऊपर इस लेजर का कोई कंट्रोल नहीं है। सो दैट इज द रीजन, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस सेंट्रलाइज्ड लेजर का, इस ट्रस्ट फैक्टर का, जहां पे बहुत सारे फ्रॉड्स हमने देखे हैं। और जो हमने बैंक फ्रॉड्स की बात करी वो तो है ही, प्लस जब इतने सारे लेजर मेंटेन होते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। आपने अगर मुझे पेटीएम से 500 रुपए भेजे हैं, सो पेटीएम में आपका जो पासबुक है वहां -500 होगा, वो डेटा जाएगा बैंक के लेजर पे, आपके बैंक के लेजर पे। बैंक लेजर से भी वो -500 हो जाएगा, फिर वो आएगा एचडीएफसी के लेजर में, जहां पे वो मेरे नाम के अंडर +500 करेगा, और फिर एचडीएफसी के लेजर से मेरे लेजर पे आएगा कि आपके अकाउंट में 500 रुपए डल चुके हैं। अब इतने सारे जब लेजर मेंटेन करने पड़ते हैं, और जब एक सेंट्रल अथॉरिटी मेंटेन करती है इतने सारे लेजर, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्रिक्शन आता है। अब फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि भाई अगर इतने सारे लेजर मेंटेन करने हैं, अब लेजर को हिंदी में कहते हैं बही खाता, कॉपी में लिखते हैं ना कि कितना किससे माइनस हुआ, कितना किसका प्लस हुआ, वही है लेजर। तो लेजर्स को अगर मेंटेन करते हैं तो उसमें लग जाता है कभी कभी टैक्स। नाउ द पॉइंट इज, अगर मैं आपको 50,000 रुपीज भेज रहा हूं, तो कभी कभी जैसे मैंने एक्सिस बैंक से भेज के देखा है, तो एक्सिस बैंक में एक चार्जेस लगते हैं। वो कहता है कि अगर 50,000 आप भेजना चाहते हो तो आपको 5 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा, चार्जेस एप्लीकेबल। बट द पॉइंट इज, अगर मैं आपको पैसा भेज रहा हूं उस बैंक के थ्रू, तो मैं एक्स्ट्रा पैसे क्यों दूंगा? मैं एक्स्ट्रा वो 5 रुपए क्यों दूं? सो यही कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारी करेंसी के ऊपर। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डीमोनेटाइजेशन की बात करी, करेंसी डीवैल्यू होने की बात करी, अपने पैसे पे कंट्रोल ना होने की बात करी, और ये सेंट्रल लेजर होने की बात करी। इन सब प्रॉब्लम्स के चलते एक कोई विद्वान आदमी है, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला जिसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन। और ब्लॉकचेन को ही यूज करके आगे हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि बिटकॉइन का इन्वेंशन हुआ कैसे। सो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, बिकॉज एक बहुत ही डिफिकल्ट कंसेप्ट को आप तक इजी तरीके में लाने के लिए थोड़ी बहुत मुझे भी पढ़ाई करनी पड़ रही है। सो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हमेशा की तरह मेरी हर वीडियो में मैं कहता हूँ ऑलवेज स्टे इन्वेस्टेड।